हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच लाइफ। आज है 27 अगस्त 2023। 27 अगस्त 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है दोस्तों? ये अमृत माथुर की है। किसकी है? अमृत माथुर की, यानी ऑप्शन सी सही है। किसकी आत्मकथा है? अमृत माथुर की। ठीक है, तो ये अमृत माथुर की आत्मकथा है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये है अमृत माथुर जी। ठीक है, लंबे समय से क्रिकेट प्रशासक रहे हैं अमृत माथुर की। किताब में पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट में मिस्टर जो माथुर ने भारतीय क्रिकेट के कुछ यादगार पलों को अंदरूनी पहलू से जीवंत किया है। किस्से, घटनाएं और मैच के ऐसे अंदरूनी दृष्टिकोण को वर्णित किए हैं जिन्होंने 3 दशकों से ज्यादा का समय गेम के खिलाड़ियों में करीब देखा है। एक अनुभवी क्रिकेट प्रशासक मिस्टर माथुर 1992 में भारत टीम के प्रबंधक थे जब वे दक्षिण अफ्रीकी की ऐतिहासिक यात्रा पर थे। बाद में उन्होंने 1996 में क्रिकेट विश्व कप के लिए PIL पिलकॉम संगठन, ठीक है, पिलकॉम संगठन समिति का हिस्सा बना। उन्होंने दिल्ली डेयर डेविल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और BCCI के महाप्रबंधक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, इन्होंने इतना भी काम किया। ठीक है, और क्या है, ये उनकी पुस्तक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स माय लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। ठीक है, किसकी है? अमृत माथुर की। 1992 में जब BCCI के अध्यक्ष माधव राव सिंधिया ने अमृत माथुर को दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक यात्रा पर भारतीय टीम के प्रबंधक के रूप में चुना, तो इन्होंने उस स्थिति को संभालने वाले में से एक बन गए हैं जो उन्होंने इस दौरान अत्यंत कम उम्र में इस पद को संभाला, यानी उसमें बहुत कम उम्र के थे। ठीक है, उन 3 दशकों में बाद माथुर ने एक अनुभवी क्रिकेट प्रशासक बन गए जो BCCI के अध्यक्ष के राज्य क्रिकेट संघों के साथ नजदीक संवाद में काम कर रहे थे। इन्होंने IPL के लिए प्रारंभिक योजनाओं के आकार देने में भी भाग लिया और दिल्ली डेयर डेविल्स में महत्वपूर्ण पद को संभाला है। भारत और विदेश में कई यात्राओं और क्रिकेट सीजनों के दौरान माथुर ने एक डायरी और दिन के खेल के साथ साथ पिच के बाहर की बातचीतों की घटनाओं का भी नोट बनाते रहते थे, लिखते रहते थे। वे इनके आधार पर हम देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या हुआ, जिससे हमें मैदान पर खेलने के उत्साह के साथ साथ ड्रेसिंग रूम में बातचीत, टीम की बैठक और चर्चाओं आदि के अनुभव की भी अनुमति मिलती है इनकी पुस्तक से। ठीक है, तो इसके बारे में आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज मराठी अभिनेत्री सीमा देव का निधन हो गया है। वो कितने वर्ष की आयु में थी? मतलब कितने वर्ष की आयु में थी जब उनका निधन हो गया? तो वो 81 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की? 81 वर्ष की, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब बात आई है सीमा देव की। ठीक है, तो सीमा देव की बात करते हैं। ये है सीमा देव। ठीक है, प्रमुख अभिनेत्री सीमा देव जिन्हें भूमिकाओं के लिए आनंद और कोरा कागज में याद किया जाता है। ठीक है, मुंबई में आयु संबंधित बीमारियों के कारण इनका निधन हो गया, जिनकी 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। अगर सीमा देव की करियर के 6 दशकों से अधिक समय के लिए भारतीय फिल्म उद्योग के लिए काले सफेद दौर को लेकर रंगीन युग तक करीब 90 हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया इन्होंने। इन्हें उनकी प्रमुख भूमिका के लिए आनंद और उनके पति रमेश के साथ और अमिताभ बच्चन सहित अन्य अभिनेताओं के साथ म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर आनंद में बड़े पैमाने में याद किया जाता है। उनकी कुछ प्रसिद्ध मराठी फिल्में जैसे जगच्च्या, पाठीवर, वर्दक्षिणा और बहुत सी अन्य फिल्में हैं। उन्होंने 2021 में जो इनकी लास्ट फिल्म थी उसका नाम था जीवन संध्या था, और यही इनकी क्या थी? अंतिम ये पुस्तक थी। ठीक है, मतलब इनका अंतिम अभिनय था। ठीक है, अंतिम फिल्म में अभिनय था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रीस यात्रा के दौरान अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो किसने की दोस्तों? नरेंद्र मोदी ने। किसने की? श्री नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन ए सही है। अब श्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? श्रद्धांजलि की है। तो इसके बारे में थोड़े जान लेते हैं। ग्रीस की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस में अज्ञात सैनिकों के मकबरे को श्रद्धांजलि दी है। यह इशारा उनके यूरोपीय दौरे के दौरान राजनीतिक गतिविधियों की एक श्रृंखला के बीच हुआ, जिसमें वैश्विक साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता को उजागर किया है। ग्रीस की अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, और इस शिखर सम्मेलन के बाद विभिन्न विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिससे इन देश के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों की मजबूती मिलेगी। इसके बाद मोदी की यात्रा उन्हें ग्रीस ले गई, जहां उन्होंने राजनयिक व्यवस्थाओं से भरे कार्यक्रम की शुरुआत भी की। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? श्रद्धांजलि के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने एथेंस यात्रा के दौरान कई राजनयिक बातचीत भी हुई। उन्होंने ग्रीस के राष्ट्रपति जो कैटरीना सकेला रोपोलू
ठीक है, से मुलाकात भी की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के महत्व में रेखांकित किया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जो किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ बातचीत का उद्देश्य दोनों देश के बीच सहयोग और समझ को बढ़ावा देने के लिए बात भी किया। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, ग्रीस यात्रा आधिकारिक बैठक से परे थी। इन्होंने आर्थिक साझेदारी की संभावना प्रकाश डालते हुए दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत की। इसके अलावा ग्रीस में भारतीय समुदाय के साथ उनकी बातचीत ने दुनिया भर में भारतीय प्रवासी के साथ जुड़ने की उनकी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान शिपयार्ड ने किसके साथ 19,000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है दोस्तों? रक्षा मंत्रालय के साथ। किसके साथ? रक्षा मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी सही है। किसके साथ किया दोस्तों? रक्षा मंत्रालय के साथ किया। अब रक्षा मंत्रालय के साथ किए तो बात कर लेते हैं रक्षा मंत्रालय की। तो रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 5 बेड़ा सहायक पोत यानी FSS हासिल करने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL के साथ 19,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नौसेना की सामरिक ताकत में बढ़ोतरी के साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की और एक और कदम बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप FSS स्वदेशी में ही बनाने का फैसला किया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इसलिए भी यह एक बड़ा प्रोत्साहन होगा क्योंकि इन जहाज़ों का निर्माण स्वदेशी डिजाइन के आधार पर किया जाएगा। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों यानी CCM की समिति में 16 अगस्त को इन जहाज़ों को खरीद की प्रस्ताव की मंजूरी दी है। ठीक है, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, यानी 44,000 टन की फ्लीट स्पोर्ट शिप हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा भारत में निर्मित होने वाले अपनी तरह के पहले जहाज होंगे। 5 जहाज़ों के निर्माण की यह परियोजना 8 वर्षों में पूरी होगी, जिसमें लगभग 168.8 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन होगा। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन जहाज का निर्माण भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को एक नया आयाम प्रदान करेगा और MSME सहित संबद्ध उद्योग की सक्रिय भागीदार को प्रोत्साहित करेगा। इसके अधिकांश उपकरण और प्रणालियां स्वदेशी निर्माताओं से हासिल की जाएगी और ये जहाज सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की गौरवशाली ध्वजवाहक होंगे। ठीक है, तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया? तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने किया। किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन सी सही। किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने किया। ठीक है, अब शिक्षा मंत्रालय ने किया है तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTI के नवोन्मेष प्रकोष्ठ में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन HIH के 6ठे संस्करण की शुरुआत की है। इसके तहत सीनियर SIH ने हिस्सा लेने के लिए, ठीक है, नवोन्मेषी विचार 30 सितंबर और जूनियर HIH के लिए 30 अक्टूबर को प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, ये उसका लोगो है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप याद रखिएगा। बात करते हैं आगे इसके बारे में। तो जो मंत्रालय के बयान के अनुसार जो है AICTE ने नवोन्मेष प्रकोष्ठ ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 की शुरुआत की घोषणा की, जो इसका 6ठा संस्करण था। कौन संस्करण था दोस्तों? 6ठा संस्करण था। इस अवसर पर उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति ने कहा कि इस वर्ष G20 समूह की जो भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन की मेजबानी की, जिसमें 22 अफ्रीकी देश ने हिस्सा लिया और भारतीय छात्रों के को उनके साथ टीम के रूप में अफ्रीकी देश की समस्याओं से जुड़े विषयों पर काम करने का मौका भी मिला। ठीक है, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ शहर की रेस में किसको पहला स्थान मिला? तो किसको पहला स्थान मिला? इंदौर को। किसको मिला दोस्तों? इंदौर को, यानी ऑप्शन बी सही है। इंदौर पहले स्थान पे सर्वश्रेष्ठ सिटी में। ठीक है, अब इंदौर है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं, अगर हम देश की बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार इंदौर ने जीता। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सबसे बेहतर काम करने वाले इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी घोषित किया है। इंदौर के साथ भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर की झोली में आए पुरस्कार के दम पर प्रदेश के हिस्सों में सबसे ज्यादा पुरस्कार आए। नतीजा, देश में जो मप्र को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बेस्ट स्टेट का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में इंदौर को लगातार 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी चुना गया है। ठीक है, तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
यूस्टा फैशन स्टोर किसने लॉन्च किया? तो यूस्टा फैशन स्टोर किसने दोस्तों? रिलायंस ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? रिलायंस ने लॉन्च किया, ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही। किसने लॉन्च किया? रिलायंस ने लॉन्च किया, ठीक है। अब रिलायंस ने लॉन्च किया है तो ये है क्या है? फेस्टा स्टोर है, ठीक है। बात करते हैं भारतीय जो मिलियनर मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिटेल शाखा रिलायंस रिटेल के युवा के फैशन को महत्वपूर्ण बनाते हुए एक नए ब्रांड यूस्टा की शुरुआत की, ठीक है। ये यूस्टा क्या है? यूस्टा स्टोर है, ठीक है। क्या है? यूस्टा स्टोर है, ठीक है। ब्रांड की शुरुआत हैदराबाद के सारा सिटी मॉल में अपने प्रमुख स्टोर के उद्घाटन के साथ हुई। यह कदम युवा की फैशन आवश्यकताओं को पूरा करके खुदरा बाजार की क्रांति लाने के लिए तैयार किया गया है। तो आप इसके बारे में इतना याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन है सीसीआई ने किस पर लगाया जुर्माना? तो सीसीआई ने किस पर? एयरटेल पे लगाया। किस पर? यानी ऑप्शन ए सही। किस पे लगाया जुर्माना? एयरटेल पे जुर्माना लगाया। अब एयरटेल पे जुर्माना लगाया है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय एयरटेल पर नियमों के पालन न करने के एक मामले में फैसला देते हुए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जो कि 2002 की प्रतिस्पर्धा नियम की धारा 6 के 2 क्लॉज 2 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करने के संदर्भ में लगा है। ये मामला भारतीय एयरटेल के द्वारा भारतीय टेलीमीडिया ने लायन मेडो के हिस्से को खरीदने से जुड़ा है। सीसीआई के आदेश के अनुसार 1 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 43A के दायरे में लगाया गया है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारतीय एयरटेल ने 23 अगस्त 2023 को एक नियामक फाइलिंग में सीसीआई की कार्रवाई को स्वीकार किया। यह घटना प्रतिस्पर्धा कानून और विनियमों के अनुपालन के महत्वपूर्ण में प्रकाश डालती है। इन दायित्व के रेखांकित करती है जिन्हें कंपनियों को अधिग्रहण और व्यावसायिक लेन देन का पीछा करते हुए समय बनाए रखना चाहिए। तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।